प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के विज्ञान के 9वें चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास के 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर के हमारे मुख्य टॉपिक रहेंगे लिंग निर्धारण का संक्षिप्त परिचय और दूसरा है मानव लिंग निर्धारण। अब देखिए कि आज के लेक्चर के दोनों टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको वंशागति कार्यविधि से परिचित और करवा देता हूँ। अब देखिए कि ये हमें पता है कि लैंगिक जनन में दो जनक शामिल होते हैं, एक नर और एक मादा, और इनकी जो संतति होती है उसके डीएनए में इन दोनों जनकों का समान रूप से योगदान होता है। यदि इसको मैं कंपेयर करता हूँ मेंडल के मटर पर किए गए प्रयोगों के साथ, तो ये थोड़ी चीज समझनी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रत्येक मटर के पौधे में जो है ना 2 जीन सेट होते हैं। कितने जीन सेट होते हैं? 2 जीन सेट होते हैं। उनमें से सिर्फ एक जीन सेट की ही आगे क्या होती है? वंशागति होती है। जैसे एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक, तो ठीक इसी तरह से प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका में 2 जीन सेट होते हैं। ये जैसे मान लेते हैं कि एक जनक की कायिक कोशिका है, तो यहाँ पर इस तरह से एक जीन का सेट हो गया, दूसरा जीन का सेट हो गया। ठीक, ये एक जीन सेट है, ये दूसरा जीन सेट है। इसी तरह से मादा की प्रत्येक कायिक कोशिका में 2 जीन सेट होंगे। ठीक, और इनमें से एक जीन सेट जो है वो इनके युग्मक में यानी इनके जनन कोशिका में स्थानांतरित होता है। जैसे युग्मक बनता है ना नर का, जैसे मान लीजिए कि मानव के केस में नर की जो जनन कोशिका है वो शुक्राणु है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये शुक्राणु है, ये पूंछ वाला हो गया ना। तो ये शुक्राणु जो है, इस शुक्राणु के अंदर, इस जनन कोशिका के अंदर इस जीन सेट का सिर्फ एक ही प्रति जो है इसकी ट्रांसफर हो गई। ठीक उसी तरह से मानव के केस में मादा की जो जनन कोशिका है वो अंडाणु है। ठीक, तो एक जीन सेट इसमें अंडाणु में यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, और जब ये दोनों जनन कोशिकाएं आपस में कंबाइन होती है, यानी जब युग्मनज बनता है, तब जो है एक जीन सेट यहाँ पर, एक जीन सेट यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जिसको जीन सेट बोल रहा हूँ ना, इसको हम कहते हैं गुणसूत्र। तो देखिए यहाँ गुणसूत्रों की संख्या को, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या नर में और मादा में, मानव के केस में समान होती है। यहाँ पर देखिए इन जनन कोशिका में आधी होगी, लेकिन संतति में जाकर के जहाँ पर युग्मनज बनता है वहां पर फिर ये संख्या जो है वही जिनके जनक इतनी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जनक से उसकी संतति में जो है गुणों की का स्थानांतरण होता है, उसके गुणों की जो वंशागति हो जाती है। अब आइए लिंग निर्धारण का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, जिसको संक्षिप्त परिचय हम कहते हैं। तो अगर हम ये देखें कि संतति का जो लिंग है वो कैसा होगा, वो नर होगा या मादा होगा, इसके लिए जो है अलग अलग स्पीशीज में जो अलग अलग युक्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में नवजात या संतति का लिंग निर्धारण करने के लिए अलग अलग स्पीशीज में क्या होती है, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग युक्ति होती है। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर 2 युक्तियों का जिक्र करेंगे। एक तो है जैसे पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर। ठीक, कि पर्यावरण कैसा है, पर्यावरण अगर चेंज होगा तो जो संतति है उसका लिंग भी चेंज हो जाएगा। और दूसरा है आनुवंशिक आधार पर। ठीक, तो इनको आप नोट्स में नंबर 1 और नंबर 2 डाल लेना। तो 2 तरीके हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक तो पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर और दूसरा आनुवंशिक आधार पर निर्भर। अगर हम पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर की बात करें तो कुछ ऐसे प्राणी हैं, जैसे कुछ सरीसृप यानी जो रैंक कर चलने वाले प्राणी हैं, उनमें से हम बात करें जैसे घोंगा एक प्राणी है, ऐसे सरीसृप प्राणी है जो रैंक के चलता है। उसका जो लिंग निर्धारण है, उसकी संतति का लिंग निर्धारण जो है वो
जो इसका अंडा होता है, निषेचित अंडा जो होता है, उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक, टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग इस अंडे में जो संतति है उसका लिंग भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्राणी जो है अपना लिंग जो है पर्यावरण के आधार पर, उसके वातावरण के आधार पर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक, और इनका लिंग निर्धारण जो आनुवंशिक नहीं है। लेकिन मोस्टली जीव ऐसे होते हैं जिनका जो लिंग निर्धारण होता है वो किस आधार पर होता है? आनुवंशिक आधार पर होता है। ठीक, तो आनुवंशिक आधार में क्या होता है कि जो वंशानुगत जीन जो है, जो संतति में जो जीन गए हैं, उसकी कोशिका में जो जीन गए हैं, उसी पर ही निर्णय होता है कि जो संतति होगी वो नर होगी या मादा होगी, जैसे मानव में होता है। ठीक, तो आनुवंशिक आधार पर जो लिंग निर्धारण होता है उसमें क्या होता है कि जो जीन यहाँ से नर और मादा से जो ट्रांसफर हुए संतति में, इन जीन की जो टाइप्स है उसी पर ये निर्भर करता है कि ये संतति नर होगी या मादा होगी। ठीक, तो आइए इसी बात को समझने के साथ साथ हम मानव में लिंग निर्धारण को भी समझ लेते हैं। मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण की बात करें तो जैसे नर हो या मादा हो, दोनों की जनन कोशिकाओं में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। 23 जोड़े क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े का मतलब 46 गुणसूत्र नर में होते हैं और 46 गुणसूत्र ही मादा में होते हैं। ठीक, अब देखिए कि इनमें से 22 जोड़े ऐसे हैं जो नर और मादा के बिल्कुल समान हैं। ठीक, लेकिन जो 23वां जो जोड़ा है वो नर का अलग होता है और मादा का अलग होता है। इसलिए जो 23वां जो जोड़ा है, 23rd जो जोड़ा है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग सूत्र कहते हैं। इस गुणसूत्र को हम स्पेशल नाम देते हैं लिंग सूत्र। ठीक, तो यदि इन गुणसूत्रों की तस्वीर देखिए कुछ इस तरह से है। नर के जो गुणसूत्र हैं 21, 22, तो ये हो गया। 23वां जो लिंग सूत्र है वो इस तरह से है, और मादा के जो है वो इस तरह से 22, तो बिल्कुल सेम इसी की कॉपी है, और यानी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। लेकिन 23वां देखिए यहाँ पर ऐसा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो 23वां जो लिंग सूत्र है, नर का जो लिंग सूत्र है उसको हम कहते हैं XY। वाई जो है ना वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक, एक्स जो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। और इधर से मादा के अंदर क्या होता है कि दोनों ही पूरे होते हैं, इनको XX गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, तो यदि इस तस्वीर से हम समझें तो जो नर है उसमें 44 प्लस XY ये गुणसूत्र है, और मादा में 44 प्लस XX गुणसूत्र है। ठीक, तो अब देखिए कि जैसे इसके आगे जो जनन कोशिका होगी, इसके आगे जो युग्मक बनेंगे उसमें, यानी नर के जो शुक्राणु या जनन कोशिका में जो है 44 में से 22 तो यहाँ आएंगे, और इस X या Y में से X जैसे यहाँ आ गया तो एक युग्मक ऐसा भी बन सकता है जिसमें 22 प्लस दूसरा यानी Y गुणसूत्र इसमें आएगा। ठीक, तो नर के युग्मकों में दो ऑप्शन हैं कि 22 प्लस X और 22 प्लस Y, जबकि मादा के जो गुणसूत्र मादा के जो जनन कोशिका आगे होगी, युग्मक जो होगा या अंडाणु जो होगा, उसमें क्या होगा? 22 प्लस यहाँ से ये आएगा तो भी X, दूसरा आएगा तो भी X, एक ही ऑप्शन है। ठीक, तो मादा की जो भी अंडाणु बनेगा उसमें 22 प्लस X ही आएगा। ठीक, अब देखिए कि अगर इन 22 का तो हम जिक्र ही नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम ही है, मेन बात है X और Y की। अगर नर का X युग्मक और मादा का X युग्मक अगर आपस में मिलते हैं,
ये तो 22 + 22 44 हो ही जाएंगे, और ये भी x + x 44 + 2 46 कंप्लीट हो गए। अगर x x के साथ मिलता है तो जो शिशु पैदा होगा वो लड़की होगी, ठीक। लेकिन अगर नर का y जो गुणसूत्र है वो मादा के x के साथ मिलेगा तो जो शिशु पैदा होगा वो लड़का पैदा होगा। अब देखिए कि अब कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, वो माता पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो पुरुष पर डिपेंड करता है कि अगर पुरुष का एक्स जो जनन कोशिका है वो अगर आकर के युग्मनज बनाती है मादा के साथ तो एक्स एक्स यानी लड़की पैदा होगी, और नर का अगर वाई लिंग सूत्र वाला जो है युग्मनज युग्मक आकर के युग्मनज में आता है तो एक्स वाई जोड़ा बनता है यहाँ पर और लड़का पैदा होगा, ठीक। अब जैसे कई घरों में लड़कियां ज़्यादा पैदा हो जाती है तो कई औरतें या घर के जो लोग हैं वो लेडीज़ को कोसते हैं कि लड़की पैदा होगी भाई इतनी सारी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अब वो औरत जो बच्चे को जन्म देती है वो तो बिल्कुल भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, ठीक। और क्योंकि ये सारा एक नेचुरल प्रोसेस है, हम किसी आदमी को भी इसके लिए नहीं कोस सकते, और वैसे भी एक सभ्य समाज के अंदर इस तरह की बातें अच्छी शोभनीय नहीं है। लड़के और लड़की का परिवार में अधिकार समान होना चाहिए, लेकिन इस तरह भाषण से नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं हमेशा मेरी क्लास में यही कहता हूँ और स्पेशली लड़कों को ये बोलता हूँ कि अगर आपकी छोटी या बड़ी बहन जो आपसे 1-2 क्लास आगे या पीछे है, वो मोस्टली देखा जाता है कि सारा काम करती है घर का, उसके बाद पढ़ने बैठती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी सिस्टर है, हमारे बारे में बहुत सोचती है, तो उसका जो है आप काम में हाथ बटाइए, ठीक है। जो वो काम करती है उसमें आप जितनी हो सकता है मैक्सिमम हेल्प करें। तो ये यहीं से हम एक अधिकार दे सकते हैं। हम पहले खुद अपने घर से जो है इसकी शुरुआत करेंगे, समाज अपने आप सुधर जाएगा। ये नहीं कि हम पड़ोसियों को जाके भाषण देना शुरू करेंगे, उससे थोड़ी कुछ होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको मेरा लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है, और इस चैप्टर के जैसे 2 पार्ट थे, अनुवांशिकता और दूसरा है जैव विकास। तो अगर हम बात करते हैं 2020-21 की, तो इस सत्र में जो है कोरोना महामारी के कारण मोस्टली स्टेट्स में जैव विकास चैप्टर जो है वो काट दिया गया है। जैसे CBSE और हरियाणा 2 का सिलेबस मैंने भी देखा है, दोनों में से जैव विकास पार्ट जो है वो नहीं है। फिर जिस स्टेट के स्टूडेंट्स के में जैव विकास का पार्ट है, आपको जल्दी ही इसके नोट्स और वीडियोस जो है मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।